हेलो हेलो हेलो। हाँ जी दोस्तों, सर पिछली क्लास में क्या पढ़ा था सर? पिछली क्लास में ये बातें पढ़ ली थी, बहुत खतरनाक खतरनाक, ठीक है ना? राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी? दो राज की बात। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट कब से बनता है? ठंडा भर ला यार, तुम नॉर्मल बनना था। भर भर देना नॉर्मल। ठंडा तुम अपनी पोर्टल में डाल लो। बोलो। पहली राज की बात, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट गृह प्रवेश वाले, यानी इंटरेस्ट की डिडक्शन कब से मिलती है? गृह प्रवेश वाले ईयर से इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। दूसरी राज की बात क्या थी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है और गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है ना? डेट ऑफ लोन से शुरू होता है और गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च पे खत्म होता है। ठीक है। अब सर ये सीन याद है? ये वाला सीन जब दिखाया था, क्या था इसमें? 2.5 साल से पढ़ा दिया, साले लात मार के निकाल दिया, है ना? तो क्या था इसमें? बोलो। यानी कि बेड डेट। बेड डेट है ना? अब मुझे बताओ, बेड डेट का क्या करना पड़ेगा? बेड डेट का दोस्त क्या करना पड़ेगा? बेड डेट का भाई किराया था, ठीक है, लेके भाग गया किराएदार, क्या करूं उसका? टैक्स दे दूं? बोलो, है ना? देना तो नहीं चाहिए। तो ताई भी कह रही चल मत दे, चल, है ना? रो राटी मत मचा यहाँ पे, मत दे टैक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुझसे टैक्स नहीं ले रही है ना, पर रोना धोना बंद कर। तो ताई ने बोला कि जो भी तेरे अनरियलाइज रेंट होगा, बेड डेट होगा, एक काम करियो, जो टोटल तेरा रेंट रिसीवेबल है पूरे साल का, उसमें से क्या कर, उसमें से अपने बेड डेट के मंथ क्या कर दे, लेस कर दे। यानी कि तूने 12 महीने किराए पे दिया इसको, मान लो 2 महीने का किराया लेके भाग गया, तो क्या करें? 10 महीने का। तो एक्चुअल रेंट में से उतने महीने का किराया घटा देना जितना तुम्हें टेनेंट ने पे नहीं किया। लेकिन ताई की 4 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 4। वो कह रही है कि एक्चुअल रेंट में तेरा मैं क्या कर दूंगी, ऐड नहीं करूंगी, है ना? समझ ना बात? लेकिन 4 शर्तें हैं मेरी। पहली, किराएदार तेरा होना चाहिए बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ वाला, गुड फेथ किराएदार होना चाहिए, जिससे तूने उसकी डिटेलिंग ली हो, आधार कार्ड तेरे को बताओ, फर्जीवाड़ा ना पकड़ा जाए बाद में, ठीक है ना? दूसरी बात, जो किराएदार है वो तेरी प्रॉपर्टी क्या कर गया हो, खाली करके भाग गया हो, ठीक है ना? राइट। और तुम्हारी तरह नहीं कि घर वालों गुस्सा हो गए और कह दिया मैं घर छोड़ के जा रही हूं, और कहां चलेगी? ऊपर वाले कमरे में, घर छोड़ दिया मैंने, नीचे नहीं आऊंगी आज के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो किराया छोड़ के भाग रहा है वो किसी और प्रॉपर्टी में ना रह रहा हो तुम्हारी, तो फिर वो बेड डेट का हुआ, फिर तो तुम उसे पकड़ सकते हो ना? तो ताई ने बोला एक तो किराया देख कि तुम बोनाफाइड हो, तुम्हारा किराया लेके भग लिया हो वो, और वो तुम्हारी ट्रेस में ना आ रहा हो, यानी कि तुम्हें तुम्हारी अप्रोच में ना हो, है ना? किसी और प्रॉपर्टी में क्या ना हो, हाँ, किसी और प्रॉपर्टी में बैठा हुआ ना हो। और आखिरी बात, तुमने उससे किराया वसूलने के लिए क्या किया हो, लीगल प्रोसीडिंग करिए। तुमने उससे किराया वसूलने में क्या किया हो, लीगल प्रोसीडिंग करिए, है ना? बात समझ आई? और पूरी कोशिश की हो कि उससे क्या हो जाए, किराया वसूल। अगर तुमने 4 शर्तें पूरी कर दी, है ना, जो रूल 4 में लिखी है, अगर तुमने 4 शर्तें पूरी कर दी तो तुम बेड डेट हुआ किराया क्या कर सकते हो, अपने एक्चुअल रेंट में से घटा सकते हो। सिंपल है, तो कुछ, है ना, बताने वाली बात नहीं है, राइट? अच्छा, ये फिर क्या हुआ भाई, मोहिनी थिएटर वाले 10 साल बाद मोहिनी थिएटर को सपना आया, क्या मुंह दिखाएगा ऊपर वाले को जाके, क्या मुंह दिखाएगा ऊपर वाले को जाके? है ना?
ये बार बार आज गड़बड़ कर रहा है। तो मोहिनी थिएटर वाले के दिल पे लगी बात कि हाँ भाई सही बात है, ऊपर वाले को जाके क्या मुंह दिखाया जाए। तो उस मोहिनी थिएटर वाले ने क्या किया, मोहिनी थिएटर वाले के दिल पे लगी बात और उसने 10 साल के बाद बाबू भैया को किराया लौटाने का प्रण ले लिया। और 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, और तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, जो अपना एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ रहा है, अपने प्रीवियस ईयर में उसने क्या किया, ये बोला बाबू भैया को, बाबू भैया मैं आपका किराया लौटाना चाहता हूं जो मैं आपका 10 साल पहले लेके भाग गया था। उसे क्या बोलोगे? अब उसे बेड डेट रिकवर को, है ना, रिकवरी हो गई, बेड डेट रिकवरी हो गई नहीं हो गई? तो बेड डेट जो रिकवर है उसका क्या होगा, बोलो? जब एक्चुअल एंड में से घटाया था तो अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नहीं, अभी बताऊंगा ना। तो उस बेड डेट रिकवर को, ठीक है, आपकी इनकम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इनकम बनाया जाएगा। अच्छा अगली बात, सर मैं उसे इनकम तो बना लूंगा, बताऊंगा कहां पे ऐड करना है उसे, वो तो ठीक है, लेकिन बाबू भैया कह रहे हैं कि भाई मुझे दिल पे इतनी लगी बात, मुझे दिल पे इतनी लगी बात, है ना, कि मैंने अपना मकान किराए पे देना छोड़ दिया। अब बेड डेट रिकवर आ रहा पर बाबू भैया की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। अब किस हेड में ट्रीट करें, बोलो? अदर सोर्स में गलत जवाब। हाउस प्रॉपर्टी को ही फिर से क्या करना पड़ेगा, तो टैक्स इनकम बनाई जाएगी किस हेड में, हाउस प्रॉपर्टी में। इवन, हाँ क्या चीज? नहीं, क्योंकि वो बेड डेट किसका था, हाउस प्रॉपर्टी का था। तो इसका मतलब टाई उसे टैक्स भी, टैक्सेबल भी क्या करना जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में। तो इवन हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज नॉट अवेलेबल, स्टिल ये बेड डेट रिकवर के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बेड डेट रिकवर के लिए क्या करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाबू भैया किराए पे मकान दे रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी, बाबू भैया किराए पे मकान नहीं दे रखा तो भी हाउस प्रॉपर्टी। अब आता है ट्रीटमेंट कहां करेंगे, मतलब वेयर टू टैक्स, कि इसको टैक्सेबल कहां करें बाबू। तो हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट याद है, हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट याद है ना? सबसे एंड में क्या आंसर आता है, एनएवी में से क्या माइनस कर दिए, है ना? ठीक है, तो एनएवी में से क्या लेस कर दिया, फिर ये आ गया आंसर। ताई ने बोला जो आंसर आया ना उसमें ऐड कर, तो आंसर में ऐड कर देंगे क्या, बेड डेट रिकवर, यानी कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। और ताई ने बोला, अक्षय कुमार याद है, अक्षय कुमार जो लेके नहीं भागा पर वो कह रहा है कि मैं दूंगा, बाद में दूंगा, तो उसे बोल देते एरियर। और कई बार एरियर क्या होता है कि मैंने पुराने टाइम से क्या कर दिया, किराया बढ़ा दिया। कई बार एरियर क्या होता है, मैंने पुराने टाइम से क्या कर दिया, किराया बढ़ा दिया, है ना? ठीक है, कि भैया बहुत साल से किराया नहीं बढ़ाया, पिछले साल का भी किराया नहीं बढ़ाया, तो एक काम करता हूं मैं इस साल किराया बढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इस साल अप्रैल से नहीं बढ़ा रहा, इस साल थोड़ा सा पीछे से बढ़ा रहा हूं, जनवरी से। तो मैंने किराएदार को बोल दिया जनवरी में किराया था 10,000 लिया था, तो वो किराया जनवरी से बढ़ना था कितना, मान लो 10%, 1,000 रुपए। तो तुझे अब कितना देना पड़ेगा, 1,000 रुपए जनवरी का, 1,000 रुपए फरवरी का, 1,000 रुपए मार्च का, और अप्रैल से तेरा किराया शुरू हो जाएगा 11,000 रुपए, और पिछले 3,000 दे दे। तो अप्रैल से तो 11,000 चल रहा है, जो जनवरी से मैंने किराया बढ़ाया उसे क्या बोलते हैं, एरियर। तो चाहे एरियर, है ना, पुराने को क्या बोलते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किराया बढ़ा हो या अक्षय कुमार की तरह किराया बढ़ा हो, दोनों ही यहां दिखाया जाएगा। अब तुम्हें इसमें एक लोचा नजर नहीं आ रहा, और ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का फाइनल आंसर होगा। लोचा नजर नहीं आया तुम्हें इसमें कुछ,
मुझे बहुत तगड़ा लोचा नजर आया। नहीं, हाँ बोलो दीदी। हाँ, अब ये बताओ, अगर ये किराया बेड डेट नहीं होता और ताई से एक्चुअल रेंट में ऐड कराती तो उसे डिडक्शन नहीं मिलती यहाँ पे 30% की, है ना? तो बात तो सही है। ताई ने बोला अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मना कर रही हूँ, मुझे पता है डिडक्शन मिलती ऊपर होती, है ना? तो एक काम करियो, बेड डेट रिकवर में से 30% घटा दियो और एरियर में से भी बस तसल्ली हो गई, फिर ऐड कर लियो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बात लिखी है सेक्शन 25A में। कहां लिखी है बाबू? 25A में लिखा रिकवरी ऑफ बेड डेट, ये लिखी बात। 30% घटाने के बाद आप उस प्रॉपर्टी में से, है ना, उसका बेड डेट रिकवर को ऐड करेंगे 30% घटाने के बाद। ठीक है, तो ये जो बात लिखी है वो लिखी है किसमें? दोनों ही बातें सेक्शन 25A में लिख दी गई हैं, बेड डेट भी और एरियर भी, बेड डेट भी और एरियर भी। ठीक है, समझ गए बात? हाँ, सॉरी ऐड कर लो यार, ऐड करेंगे, है ना? एरियर ऑफ रेंट रिसीव हुआ है ना, ऐड करेंगे यहाँ। सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन है ही, इसमें क्या दे रखा है? अनरियलाइज्ड रेंट, है ना? तो क्या करना है? एक्चुअल रेंट में से, एक्चुअल रेंट जो रिसीवेबल है इसमें से 1 महीने का घटा देना, पर मंथ है ना, तो 8000 इंटू 11 का मिलेगा तुम्हें, फिर सॉल्व कर दोगे, आसानी से हो जाएगी बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, सॉल्यूशन दे रखा है इसके लिए। इसमें जो मजा है इन दो का है, वैकेंसी भी है बाबू, वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। ठीक है, तो वैकेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट लगाना है, इक्वेशन जो लगानी है, उसमें जो एक्चुअल रेंट लोगे वो 11 महीने का लेना है। सिंपल भाई, यही कॉन्सेप्ट है। अब सर अगला कॉन्सेप्ट आता है सर, सुनील शेट्टी की पिक्चर की तरह, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप। ठीक है, अब प्रैक्टिकल लाइफ में किसी बच्चे के तो 2 बाप नहीं हो सकते, लेकिन कानूनी लाइफ में एक बच्चे के 2 माँ बाप हो सकते हैं, एक घर के 2 माँ बाप हो सकते हैं, नहीं हो सकते? उन्हें बोला जाता है को ओनर। क्या बोला जाता है? यानी को ओनर का मतलब होता है एक घर के 2 मालिक, एक घर के 2 मालिक। अब बताओ, एक घर के 2 मालिक बनाने का फायदा है या नुकसान है? नहीं, बहुत तगड़ा फायदा है। क्या नुकसान है? बहुत तगड़ा फायदा है, पता लगेगा तुम्हें क्या फायदा है। ठीक है, सबसे पहले अगर एक ही घर के 2 को ओनर होते हैं बाबू, एक ही घर के 2 को ओनर होते हैं, तो उसका सबसे बढ़िया जुगाड़ क्या है? हाँ, दोनों को अपने अपने अलग अलग क्या करने पड़ेंगे? दोनों को अपनी अपनी अलग अलग रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो दोनों की अपनी अलग अलग क्या आएगी? दोनों की अपनी अलग अलग क्या आएगी? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी। ठीक है भाई, दोनों की अपनी अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी। राइट, अब को ओनर में जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, पहले पूरे घर की क्या निकाल दो, है ना? अगर को ओनर है और घर है लेट आउट, क्या है? चलो यहां लिख देता हूं, को ओनर है और घर क्या है? लेट आउट। या फिर घर क्या हो सकता है? सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर घर लेट आउट है और को ओनर है, तो पहले पूरे घर की क्या निकाल दो? जीएवी निकाल दो। फिर पूरे घर की क्या निकाल दो? एनएवी निकाल दो। फिर पूरे घर को क्या दे दो? क्या दे दो? 30% ऑफ एनएवी, है ना? राइट, और 30% ऑफ एनएवी देने के बाद, जब ये डिडक्शन देने के बाद, इंटरेस्ट डिडक्शन देने के बाद, ये वैल्यू आ जाएगी आंसर। इसको मान लो को ओनर 50% है, तो 50% एक को ओनर को दे दो और 50% दूसरे को ओनर को दे दो। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन 104 है, इसमें को ओनर है, इसमें मकान क्या दे रखा है? रेंट पे दे रखा है।
तो ये रेंट पर मकान है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जीएवी इंटरेस्ट घटा दिया, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर 50% किसको दे दिया, एक को ओनर को, और बैलेंस 50% दूसरे को ओनर को। तो यहां पे वो कह रहा है कि इनकम बस एक ही को ओनर की निकालनी है, तो क्या कर दिया मैंने, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, ठीक है, ये लिखी बात हाउस प्रॉपर्टी। फिर ये अदर सोर्स की उसकी इनकम क्वेश्चन में दे रखी है, तो इसकी क्या आ गई, जीटीआई, डिडक्शन है नहीं डीडीएलजी की, इसका क्या आ गया, एनटीआई, ठीक है। यानी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैंने लेट आउट किया, फिर पूरे क्वेश्चन की क्या निकाल दी, जीएवी एनएवी निकाल दी, फिर क्या किया, डिडक्शन दे दी, ठीक है। आंसर आ गया, और आंसर किसमें बांट दिया। तो इसमें कोओनरशिप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मजा नहीं है। अब देखो असली मजा क्या है, ये मेरे घर में भी है, और ये बहुत तगड़ी टैक्स प्लानिंग मैं तुम्हें सिखा रहा हूं आज, मजा आ जाएगा तुम्हें। मतलब मम्मी पापा को एक दूसरे पर भरोसा तो होगा, है ऐसा हो, ठीक है ना। तो भाई होता है, मेरे मम्मी पापा को एक दूसरे पर भरोसा था। तो भाई पिताजी ने जब मकान लिया है ना, तो कई बार क्या होता है, चलो एक ही एसएससी क्या कर देता है, पे कर देता है। लेकिन पिताजी ने जब मकान लिया, तो पिताजी ने बोला मकान मेरे नाम पे नहीं करना, क्या करना, 50% माताजी के नाम पे, मम्मी है ना, 50% पिताजी के नाम पे, डैडी मम्मी गाना गाते हुए, है ना, दोनों ने 50-50% अपने नाम पे करा लिया। अब तुम्हें लगेगा सर इससे क्या ही फायदा है ना, राइट। अगर पिताजी अपने नाम पे कर लेते तो कौन सा मम्मी को निकाल देते, और मम्मी अपने नाम पे करती तो कौन सा मम्मी कहती पापा से कल से मत आना घर, ठीक है ना, राइट। इस घर के दरवाजे तो मान ली बंद हो चुके हैं, ऐसा तो है नहीं। एक ही करने पे क्या ही नुकसान हो जाता। तो सबसे पहला फायदा बताओ क्या, एक तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो क्या करनी पड़ेगी, 50, यानी अलग अलग, है ना, अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ठीक है ना। पहला फायदा तो ये है कि मम्मी के लिए एनएवी अलग आएगी, और पिताजी के लिए बोलो एनएवी अलग आएगी, ठीक है। फिर जब इसमें से माइनस करेंगे बाबू, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिडक्शन, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 30% तो एनएवी का सेम ही आएगा, 30% भी एनएवी का सेम आएगा। फिर जब माइनस करेंगे ब्याज, तो बताओ सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या क्या होता है ब्याज का फॉर्मूला, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड बस, और 2 लाख। अब यह ब्याज का फॉर्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, और अब ये लिमिट कितनी हो गई, तो दे देगी ताई, दे देगी नहीं देगी, कोई बच्चे कह रहे नहीं देगी, देगी नहीं देगी, अरे देगी भाई। ताई ने पहले हमसे क्या बोला था कि ये लिमिट किसकी है, घर की है एसएससी की। अब ताई कैसे पलट जाएगी बात से, क्योंकि पिछली क्लास में तो ताई ने मजे लिए थे, जब हमारे पास 2 घर थे, एक एसएससी के, शौक बड़ी चीज है, तो भी उन्होंने 2 लाख की लिमिट लगाई, और जब हमने 3-4 बैंक से लोन लिया तो भी तुमने 2 लाख की लिमिट लगाई, और क्या 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 लिमिट लगाई कि नवाब साहब तुम्हारे चाहे 4 मकान हो 10 मकान हो, और चारों के 2-3 सेल्फ ऑक्युपाइड हो, तुम्हारी लिमिट 2 लाख है। फिर जब 3 बैंक से लोन लिया तो क्या बोला कि 1 बैंक से लो 10 बैंक से लो, एसएससी की लिमिट 2 लाख है। और जब ये कॉन्सेप्ट है तो ताई पलटी कैसे मार देगी, एक ही बंदे की लिमिट 2 लाख है, बोलो समझ ना बात। अब ताई यहां के फंस गई, ताई ने बोला अपना ही जाल बिछाया, खुद ही जाल में फंस गए हैं। फिर ताई की मजबूरी थी, ताई ने बोला कि हाँ मैं मानती हूं कि लिमिट जो है पर एसएससी की है, तो डैडी मम्मी उनके वजह आ गए, डैडी को अलग इंटरेस्ट की डिडक्शन और मम्मी को अलग इंटरेस्ट की डिडक्शन, डैडी को अलग 2 लाख का मजा, माताजी को अलग 2 लाख का मजा। समझ की बात, तो नोट कर लेंगे। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 लोगों की डिडक्शन अलग अलग देनी पड़ेगी, 2 लोगों की डिडक्शन अलग अलग देनी पड़ेगी। है ना। तो चाहो तो तुम इतना काम तो देखो एक साथ कर सकते हैं, भाई पूरे घर की क्या निकाल लो एनएवी, एनएवी मम्मी पापा में बांट दो,
आधी आधी। भाई इतना काम तो भाई यहां तक तो एक साथ कर सकते हैं ना। भाई मम्मी पापा का एक ही घर है, वो उन्होंने कोऑनर बना रखा है, तो पूरे घर की क्या निकाल लो पहले, एनएवी। एनएवी तक पहुंच जाओ, मम्मी को एनएवी आधी दे दो, पापा को एनएवी आधी दे दो, 50-50% पे है तो, और फिर दोनों को इंटरेस्ट रिडक्शन 30% तो सेम ही आएगी, दोनों को इंटरेस्ट रिडक्शन क्या होगी, अलग अलग आ जाएगी। समझिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो भाई यही एक खतरनाक बात है जो कोओनरशिप में आती है बात, और इसलिए बम पटाखे बना के दे रखे हैं। ईच कोओनर को 30,000 और 2 लाख की रिडक्शन दी जाएगी, दोनों को, ईच कोओनर। ठीक है भाई, बोलो समझ की बात। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट उसमें खास है नहीं। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगली बात ध्यान से सुनेंगे। अब देखो मुझे बताओ, मुझे इंटरेस्ट है ना, अब ये कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं, बच्चा गड़बड़ कर देता है। सुनना ध्यान से, मैंने जब ब्याज लिया तो मैंने एक ऐसे बंदे से ब्याज लिया जो जिसने मुझे ब्याज बैंक से नहीं दिलाया भाई, है ना बाबू, जिसने मुझे ब्याज बैंक से नहीं दिलाया, उसने मुझे कहा यार प्राइवेट लोन दिला देता हूं। किससे दिला देता हूं, प्राइवेट लोन। अब प्राइवेट लोन दिलाने के बाद लालच में आ गया, वो कह रहा भाई मैंने तेरे लिए ब्याज अरेंज किया, भाई टाइप के लोगों से बात करी, तेरे को बैंक की जगह है ना लोन भी दिलाया, ठीक है ना, तो भाई मेरा कमीशन बनता है। क्या बनता है? मैंने कहा यार ये भी बड़ी बात है, बताओ दुनिया वैसी लूट रही, तू भी नहीं नहीं भाई देख पैसा अरेंज, तेरे को बैंक दे नहीं रहा। मैं कई बार कहता बैंक लोन देने से मना कर देता है, अब पैसे की जरूरत है, तो कह रहा है पैसा की जरूरत है, बैंक लोन दे नहीं रहा, तो चल किसी से दिला दे। अब जो दिला रहा है वो कह रहा है सब कुछ लीगल कराऊंगा, पेपर पे ये सब लीगल होगा, ऐसा नहीं कि भाई मुंह से बोल दिया है ना फिर बाद में कुछ गड़बड़ होगी, सब कुछ लीगल होगा। उनका काम ही क्या है, पैसा देना ब्याज पर और वो करना, ईमानदारी से चुकाता रहियो भाई। अब जब सब कुछ लीगल चल रहा है तो वो कह रहा है जैसे इंटरेस्ट की डिडक्शन घटाई जाती है एनएवी में से, ऐसे क्या कमीशन ब्रोकरेज घटा सकते हैं? बोलो, जैसे इंटरेस्ट घटाते हैं ऐसे कमीशन ब्रोकरेज घटा सकते हैं? तो ताई ने बोला नहीं बाबू नहीं, कमीशन ब्रोकरेज जो होता है वो ब्याज थोड़ी है। ओ भाई नशे में है क्या? ब्याज उस जो तूने लोन लिया उस पे जो तू ब्याज दे रहा है वो घटा ले, चलेगी बात। लेकिन तूने लोन अरेंज कराने के लिए क्या लिया है? क्या लिया है? कमीशन लिया है, वो घटाया नहीं जा सकता। है ना, वो घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब इससे कॉन्सेप्ट ने, बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। ठीक है, लोन अगर बैंक से लें तो क्या होगा, लोन अगर मैं दोस्त से ले लूं तो क्या होगा, लोन अगर बैंक से ले लूं तो क्या होगा, लोन अगर दोस्त से ले लूं तो क्या होगा। हेलो, हाँ भाई भाई वैसे मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ, मैं क्लास में पढ़ा रहा था जरा, ठीक है ना। ठीक है, लोन अगर बैंक से लूं तो क्या होगा, और लोन बैंक से लिया, ठीक है, तो बताओ मैं बैंक को क्या पे करूंगा, बोलो। और क्या पे करूंगा, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कहां जाएगा, सेक्शन 24। क्या प्रिंसिपल का ही मजा मिलेगा? मिलेगा। डीडीएलजे में 80C, डीडीएलजे में 80C, जीटीएमए से, लेकिन कब? अगर आप कौन सी स्कीम फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि नए में तो सिर्फ एक ही सेक्शन है, कौन सा? 80CCD2 सैलरी में पढ़ा था, तो नए में तो 80CCD2 मिलती है, पुराने में सारी मिलती है। तो पुराने में होगा तो क्या मिल जाएगा भाई,
मतलब मैक्सिमम लिमिट 80 कितनी है? 1.5 लाख। मतलब प्रिंसिपल और सारे 80 की इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। लोन किससे लिया? दोस्त से, यानी कि अदर देन बैंक। भाई लोन किससे लिया? दोस्त से, अदर देन बैंक। अब बताओ क्या पे करूंगा? दोस्त को भी, है ना, दोस्त को भी पे किया ब्याज, और दोस्त को भी क्या पे करना लौटाना पड़ेगा? प्रिंसिपल। अब ये बताओ ब्याज जो पे किया क्या ये घटेगा नहीं घटेगा? बोलो, घटेगा नहीं घटेगा? क्यों नहीं घटेगा? अब क्यों नहीं घटेगा? क्या बोला मैंने? ब्रोकरेज और कमीशन नहीं घटती, इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट तो भाई मैं लीगल कर रहा हूं ना काम, ठीक है ना, तो क्या कहां इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी? प्रिंसिपल घटेगा नहीं घटेगा 80C में? 80C में ये प्रिंसिपल 80C में नहीं घटेगा, क्योंकि 80C में जो प्रिंसिपल घटाया गया है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से घटाया गया है, प्राइवेट दोस्त लोन का प्रिंसिपल नहीं घटाया। ये खतरनाक बात है जो हम डिडक्शन में पड़ी जाती है ना। समझ की बात? अगला कॉन्सेप्ट, भाई मैंने, मान लो भाई तुमने, है ना, तुमने बैंक से लोन लिया, और तुम्हें फिर बैंक को क्या करना है? लोन रीपे करना है। अब तुम इतने खतरनाक आदमी, तुम इतने खतरनाक आदमी, है ना, पता लगा लोन चुकाने के पैसे नहीं है, बैंक धमकी दे रहा है, बेटे जेल जाएगा तू। आम आदमी हमारे साथ वैसे डर जाए, ईएमआई ना चुकाओ तो पेनल्टी लगती रहती है। तुमने कहा यार ईएमआई इतनी हो गई, ईएमआई इतनी हो गई कि पेनल्टी चढ़ रही है, और जितनी पेनल्टी लगती है वो बहुत मोटी, ज्यादा पेनल्टी लगती है, कई परसेंट की। तो तुमने कहा इतनी ज्यादा तो पेनल्टी लग रही है मेरे ऊपर, तो तुमने एक और लोन अरेंज किया। तुमने देखा कि लोन चुकाने के लिए अगर लोन ले लूं दूसरा, होश में सुन रहे हो बात? क्या करने के लिए? हाँ, लोन चुकाने के लिए अगर मैं दूसरा लोन ले लूं तो उस लोन का ब्याज इतना नहीं है जिस इस लोन की रीपेमेंट की, इस लोन की रीपेमेंट की पेनल्टी है। तो तुमने क्या किया? लोन 1 के बाद लोन 2 भी ले लिया वसूली भाई से, ठीक है ना। वसूली भाई कह रहे तुझे भाई लोन दे देता हूं, क्या चुका? लोन 2 का ब्याज चुका। और तुम्हें लगा यार चल ठीक है, पेनल्टी से सस्ता क्या मिल रहा है, इसलिए लोग दूसरा लोन ले लेते हैं पेनल्टी से बचने के लिए, अगर किसी की मजबूरी होती है तो, है ना। अब मसला यह है कि बताओ ये जो लोन की रिपेमेंट पर इंटरेस्ट जा रहा है, क्या ये सेक्शन 24 में घटा सकते हैं? बोलो, घटाएंगे नहीं घटाएंगे? भाई अबे हाउस लोन है, घटाएंगे नहीं घटाएंगे? ये हाउस लोन। अब दूसरा वाला जो लोन लिया है ये भी लोन की, अब ऐसे कह रहा है कि ये जो मैंने लोन लिया है ये लोन भी मैंने हाउस लोन चुकाने के लिए लिया है। न्यू लोन टेकन टू रीपे द हाउस लोन, न्यू लोन टेकन टू रीपे द, क्या इसका सेक्शन 24 में मजा मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो, न्यू लोन टेकन टू रीपे द हाउस लोन, बोलो सेम प्रॉपर्टी का ही तो है, मिलेगा। ताई ने बोला लोन तो लोन है, लोन तो लोन है ना, हाउस लोन। तो अगर हाउस लोन को चुकाने के लिए दूसरा हाउस लोन होगा तो ताई ने कहा दोनों के इंटरेस्ट रिडक्शन ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रुक तो जाओ भाई। मैं नहीं कह रहा भाई, ताई कह रही है। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन, है ना, ये मिलेगा। अच्छा, क्योंकि तुमने कुछ, ये राइट लगा देता हूं, ये राइट लगा देता हूं, जब तुम ये ब्याज रीपे कर रहे थे, अब उसमें सुनना बात क्या कह रहा हूं मैं, जब तुम ये ब्याज रीपे कर रहे थे, इस ब्याज को रीपे करने में तुमने डिले कर दिया, तो यहां तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा क्या लग गया? ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट।
क्या इसकी रिडक्शन मिल जाएगी? इसका नाम इंटरेस्ट ही है। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, क्या इसकी रिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी? क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये पेनल्टी है। दिस इज द नेचर ऑफ पेनल्टी, दिस इज द नेचर ऑफ पेनल्टी, देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड इन सेक्शन 24। होश में समझ लेना ये बात, अभी छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में आ जाते हैं। नोट कर लिया इतना? फोटो ले लो, फिर घर पे खेलते रहना। हाँ हाँ, उसी को चुकाने के लिए फ्रेश इंटरेस्ट और फ्रेश लोन टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन। फ्रेश लोन जो ले रहे हो वो ओरिजिनल लोन चुकाने के लिए ले रहे हो। हाँ अलाउड है, दोनों हाउस के लोन मान लिए जाएंगे। ठीक है, अब भाई तुम लोग कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी हो, तुम लोग कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी हंस रहे हो यार, है ना सर? ऐसी बेइज्जती नहीं कर रहा मैं सच्चा बता रहा हूं। अब तुम लोग जो छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, इस बार तुम बताओ लोन लेने कहां पहुंचे फिर? अरे RBI तो छोटी चीज होगी भाई, बोलो कहाँ है ताई? तो हाँ तुम पहुंचे स्विस बैंक, तुमने कहा RBI छोटे लोग तुच्चे लोग ताई, सीधा लोन कहां से लूंगा? स्विस बैंक से लोन। स्विस बैंक ने कहा भाई इतनी बड़ी हस्ती हमारे बैंक में पधारी है तो बिना लोन दिए तो भेज नहीं सकते। अब तुमने स्विस बैंक से लोन ले दिया, स्विस बैंक ने तुम्हें लोन दिया दिया, और तुम स्विस बैंक को क्या चुका रहे हो? इंटरेस्ट चुका रहे हो। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट बन रहा है, यहां मेरी आती है भाई NAV, NAV में से क्या आता है? रिडक्शन सेक्शन 24 की एक रिडक्शन 30% आती है, और फिर आता है ब्याज। अब ये बताओ जो मैं ब्याज पे कर रहा हूं इंटरेस्ट टू स्विस बैंक, क्या ये घटाया जाएगा या नहीं घटाया जाएगा? भाई इतनी छोटी सी कहानी है। बताओ जल्दी बोलो भाई, सही बात है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ब्याज तो है ना। भैया देश में कहावत चलती है आम खाओ पेड़ क्या गिनना। आम तो आम है, पेड़ से तुम्हें क्या मतलब? मीठा लग रहा है ना, तेल पेल के खाओ, क्या दिक्कत है? ऐसी हमने ताई को बोला, ताई इंप्रेस हुई, ताई ने कहा आज तूने बड़े अच्छी बात कॉन्फिडेंट की बात की है। पर ताई ने बोला भाई विदेश पैसा भेज रहा है, विदेश एक तो ब्याज ले रहा है, इंडिया में तुझे ब्याज छोटे लोग बेइज्जती करी तूने हमारी, है ना, और तू विदेश पैसा भेज रहा है। तो ताई ने बोला ठीक है चल यहां मान ले तू 1 करोड़ का ब्याज दे रहा है, तो यहां पे 1 करोड़ रुपए क्या कर दे? घटा दे। लेकिन ये बता जो विदेशी बंदा पैसे कमा रहा है वो पैसे इंडिया से कमा रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस है ना, अर्न इन इंडिया, रिसीव इन, अर्न इन इंडिया हो गया नहीं हो गया? उसका पैसे कहां से कमा रहा है? अर्न इन इंडिया हो गया नहीं हो गया? अब ये बता स्विस बैंक से हम क्या बोले? तुमने अर्न इन इंडिया कर दिया ब्याज, सेक्शन 5 के साथ तुम्हें क्या देना पड़ेगा? इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। और स्विस बैंक कह रहा ले लो टैक्स, आओ हवेली पे, तो बैंक में बंद कर दिया उन्होंने हमें, तो विदेश में कहाँ चला जाए, है कि नहीं बात? तो ताई ने कहा भाई मैं नहीं जाऊंगी, और ना मैं किसी को भेज रही इंसल्ट कराने कि इंडिया के लोग आ जाते हैं मांगने के लिए पैसे। अच्छा लगता ताई की बेइज्जती करा रहा है? मैंने कहा ताई अब देखो मेरी ऐसा कोई इरादा नहीं था बेइज्जती कराने का, अब वो आपको टैक्स नहीं दे रहे से बताओ मेरी गलती बताओ कि आपको टैक्स नहीं दे रहा। तो कहने बोले गलती तेरी यही है कि तू विदेश से पैसा ले रहा है। बताने कब ले तो लिया ना, अब एक काम करियो, जब भी तू स्विस बैंक को पैसा देगा क्या करेगा?
टीडीएस काट कर देगा। अगर तुझे यहां पे 1 करोड़ रुपए लिखने हैं तो तू पता क्या करेगा, स्विस बैंक को तू पहली बोलेगा, ब्याज कितना, ब्याज कितना, मान लो टीडीएस की लिमिट है मान लो 10%, टीडीएस कितना कितना 10 लाख, स्विस बैंक को बोल दो ब्याज की पेमेंट कितनी होगी, 90 लाख की होगी। अब ये बताओ, ठीक है ताई, उसने काट दिया, बेचारा शरीफ था, उसने काट कूट के सारी बात कर ली। यहां कितने लिखूं, 90 लाख या 1 करोड़, 90 लाख या 1 करोड़ ब्याज के कॉलम में, फिर सोच रहे हो इतनी देर 90 लाख है ना, गलत जवाब। चप्पल चप्पल पहन क्या करो, पट्टी वाली। तुम्हारी जेब से ब्याज कितना जा रहा है, किसको कितना दिया तुमने, 90 किसको दे दिए होंगे और 10 किसने मांग लिए, ताई ने, तो तुम्हारी जेब से ब्याज कितना गया, तो तुम 1 करोड़ तो घटाओगे। तुम कह रहे हो ताई तुमने तो मुझे 1 करोड़ रुपए का ब्याज देना है, अब मैं 90 वहां दे रहा हूं, 10 तुम्हें दे रहा हूं टीडीएस के नाम का, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरे को 1 करोड़ नहीं घटाने दोगे, मेरी जेब से तो 1 करोड़ जा रहा है ना, तो फिर 90 क्यों बोल रहे हो भाई, गलत बात है। मैंने बात बिल्कुल लॉजिकल सी बात है, तो कितने रुपए घटाने हैं, 1 करोड़। अच्छा, फिर उसने बोला, भाई ने डरते रहते, ताई भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए, अगर मैं किसी महीने, मान लो अगर महीने का ब्याज चल रहा है, अगर मैं किसी महीने टीडीएस ना काटूं, टीडीएस नहीं काटा, बाई चांस अगर ऐसा हो गया, तो कह रहा था अब बताओ सर पे कुछ बोझ आएगा क्या, बताओ क्या। तो ताई ने बोला, बच्चू अगर तूने टीडीएस नहीं काटा ना, तो यहां 1 करोड़ रुपए मत लिखियो, अगर टीडीएस नहीं काटा तो, टीडीएस नहीं काटा तो 1 करोड़ मत लिख, टीडीएस नहीं काटा तो 1 करोड़ बोलो मत लिख। 1 करोड़ ना लिखने का मतलब क्या है, मान लो उसकी एनएवी थी 5 करोड़, 1 करोड़ यहां वो घटाता तो कितनी आती 4, अब 1 करोड़ नहीं घटाएगा तो कितनी आएगी 5, तो 1 करोड़ रुपए से उसकी इनकम बढ़ा के ताई उससे वसूल लेगी, और उससे कितना वसूला जाएगा 10% थोड़ी, उससे कितना वसूला जाएगा, उससे तो एक स्लैब रेट लगाओ ना, तो 30% पे नहीं बैठेगा, 1 करोड़ तक जा रहा है वो। ताई ने कहा बेटा लपेटे में आएगा तगड़े, मत काट टीडीएस, तो बेहोशी में भी मत भूल जाइयो ये कि टीडीएस ना काटे। टीडीएस अगर नहीं काटा तो 1 करोड़ रुपए घटाएगा नहीं, और 1 करोड़ रुपए ना घटाने का मतलब तेरी इनकम 1 करोड़ से बढ़ जाएगी और तेरी इनकम 1 करोड़ से बढ़ गई तो 30% के स्लैब में फंसेगा तू, ठीक है, राइट। हाँ, ताई ने बोला अगर तूने टीडीएस नहीं काटा और फिर भी तू यहाँ 1 करोड़ लिखना चाहता है, तो मुझे एक ऐसे बंदे का फोन नंबर दे दे, मुझे एक ऐसे बंदे का फोन नंबर दे दे जो स्विस बैंक को जानता हो और इंडिया में उसका एजेंट हो, तो फिर तेरे को नहीं पकड़ेंगे, किसको लपेट लेंगे, उस एजेंट को लपेट लेंगे। तू इंडिया में बैठा है ना, दे दे टैक्स भर, टीडीएस भर। अगर तूने टीडीएस नहीं काटा और साथ साथ तूने इंडिया में उसकी ब्रांच का एजेंट का नंबर नहीं दिया, तो फिर तेरे 1 करोड़ रुपए डिडक्शन नहीं मिलेंगे। समझ गए खेल? तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट आए। पहला, अगर मैंने ब्याज की पेमेंट कर दी तो क्या क्या करना है, टीडीएस काटना है। टीडीएस काट लिया तो कितने रुपए घटाए जाएंगे, बोलो 1 करोड़ घटाए जाएंगे। और अगर टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा 1 करोड़ गायब कर दिया जाएगा यहां से, ठीक है ना। ये लिखी बात। सेक्शन 25, सेक्शन, अगर इंटरेस्ट तुमने इंडिया के बाहर से लिया है तो जब भी तुम उसे पेमेंट करोगे टीडीएस काट के करोगे। अगर टीडीएस नहीं काटा तो फिर उसके एजेंट का नंबर तुम्हें देना पड़ेगा जिससे हम टैक्स वसूल सके। और अगर तुमने दोनों काम नहीं किए तो खेल खत्म तुम्हारा, फिर तुम्हें डिडक्शन नहीं दी जाएगी, खेला खत्म।
बस बस समझ गए, ये टुच्चा सा कॉन्सेप्ट था, छोटी छोटी बातें ये थी। अब सारा तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी क्या हो चुका है, छोटा सा हाउस प्रॉपर्टी, छोटा हाउस प्रॉपर्टी, ये लिखी बात इन। अच्छा हाँ, एक बात और, हाँ भाई मान लो मेरा एक घर नेपाल में है, घर कहां पे है, और मैं नेपाल तो रहता नहीं, मैंने उसे रेंट पे दे रखा है। रेंट कहां आ रहा है, रेंट आ रहा है इंडिया में। टाइगर बढ़िया, क्या दिक्कत है, रेंट इंडिया में आ रहा तो क्या करेगा, रिसीव इन इंडिया। भाई सेक्शन 5 रिसीव इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया तो क्या कर, फर्स्ट टैक्स देना पड़ेगा। मैंने कहा था ये बड़ा लोचा हो गया, ताई ने कहा तो क्या लोचा का, टैक्स भर दे। अब जब मैंने उसकी जीएवी निकालनी, चलो अब टैक्स भरना पड़ेगा तो जीएवी निकालनी पड़ेगी, पता लगा म्युनिसिपल टैक्स मैं कहां पे कर रहा हूं, पेड इन नेपाल। अब बताओ जो म्युनिसिपल टैक्स में नेपाल में पे कर रहा हूं उसे घटाऊं या नहीं घटाऊं, बोलो। म्युनिसिपल टैक्स से नेपाल घटेगा नहीं, नहीं घटेगा, क्या लगता है, ओ नशेड़ियों क्या लगता है भाई, बिल्कुल गलत। क्यों नहीं घटेगा भाई, जब नेपाल की रेंट जो नेपाल का है वो यहां तुम टैक्सेबल कर रहे हो, तो नेपाल की डिडक्शन क्यों नहीं दे रहे, बिल्कुल लॉजिकल बात है। या तो तुम कमाई भी मत टैक्सेबल करो, और कमाई टैक्सेबल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या तुम्हें देने चाहिए, उससे रिलेटेड खर्चे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, है ना। तो बात ये भाई कोर्ट में पहुंची, और केस याद करने की जरूरत नहीं, उसके केस का नाम था आर वेणुगोपाला। ये एक अंकल थे, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इनकम टैक्स के ऊपर केस करके। तो इन्होंने इनकम टैक्स के ऊपर केस किया और सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब नेपाल की इनकम विदेश की इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है, तो विदेश में दिया गया म्युनिसिपल टैक्स भी इंडिया में घटाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो डिडक्टेबल। बस क्या होना चाहिए, म्युनिसिपल टैक्स क्या होना चाहिए बाबू, पेड बाय ओनर होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के फेवर में केस दिया। ठीक है, देखो क्या लिखिए बात, क्या लिखिए बात भाई, इनकम आउटसाइड इंडिया कंप्यूटेड एज सिमिलर मैनर एज इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। बिल्कुल वैसे ही टैक्सेबल करनी है जैसे आप उसे इंडिया में टैक्सेबल करते हो। ठीक है, समझ गए ना बात। तो जज ने बोला, लिखा क्या है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, कहीं भी ये नहीं लिखा म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इन इंडिया, ऐसा नहीं लिखा ना, तो फिर घटाया जाएगा। बोलो भाई, इतनी समझ में आ गई है ना। अब अंतिम पड़ाव पे चलते हैं, जिसका तुम्हें हेडिंग डालनी है, हाउ टू कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब यह हेडिंग डाल दो, है ना, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऐसे लिख दो, तो थोड़ा तुम्हें एग्जाम में आसानी रहेगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम,
है ना। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे बस एग्जाम में हाउस प्रॉपर्टी के, टाइप 1, टाइप 2 के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। टाइप 1 में तुम्हें 2 घर मिलेंगे और टाइप 2 में तुम्हें एक ही घर मिलेगा बहुत बड़ा। बचपन में ऐसे ही बनाते थे ना, छोटा दरवाजा यहाँ पे ऐसे, चिमनी लगा दी, चलो सेटेलाइट भी लगा दी यहाँ पे, और यहाँ खिड़की के अंदर तुम देख रहे हो घूर घूर कब आएगा कोई, कब आएगा मेरे बंजारे हैं। हाँ ऐसे ऐसे करके नदी जाती थी, बहुत बढ़िया। इससे ऊपर हम कभी बढ़े ही नहीं ड्राइंग में, है ना। ठीक है, तो टाइप 1 में 2 घर दे रखे होंगे, ताई ने बोला कुछ भी नहीं करना, 2 घर की अलग अलग कैलकुलेशन कर लेना, फिर दोनों को एंड में जोड़ देना, क्या हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। तो मैं हाउस 1 की कैलकुलेशन अलग करूंगा, हाउस 2 की कैलकुलेशन अलग करूंगा, दोनों की जीएवी की कैलकुलेशन अलग, दोनों के एनएवी भी अलग, और दोनों के फाइनल आंसर भी अलग अलग। फिर दोनों के फाइनल आंसर एक साथ जोड़ जाड़ के उस एसएससी की इनकम निकल जाएगी, है ना। बोलो, इसमें ऐसा हो सकता है कि हाउस 1 निकल जाए 16 और हाउस 2 निकल जाए सेल्फ ऑक्युपाइड, हो सकता है। हाउस 1 निकल जाए 12 महीने लेट आउट, हाउस 2 निकल जाए 16, हाउस 1 निकल जाए वैकेंसी, हाउस 2 निकल जाए सेल्फ ऑक्युपाइड। कोई भी केस हो सकता है, हमें वो केस पहचानना है, ठीक है। और उस हिसाब से भाई केस पहचानना क्यों है, जीएवी कैसे निकालोगे, जीएवी की तो 6 केसेस है ना, तो 6 केस में कोई केस तो पहचानना पड़ेगा। तो हाउस 1 का कोई अलग केस होगा, हाउस 2 कोई अलग केस होगा, जीएवी तो निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी में। ब्याज की कैलकुलेशन कोई मुश्किल थोड़ी है, ब्याज की सिंपल कैलकुलेशन है जो कल सीखी थी। अब हाउस 2 में क्या हो रहा होगा, हाउस 2 में कुछ ऐसा हो रहा होगा, हाउस 2 में क्या रखा होगा, 50% पोर्शन, है ना, 50% पोर्शन, या मान लो ऐसे क्या रखा होगा कि 25% पोर्शन में तो वो खुद लेट आउट कर बैठा है, बाकी 25% पोर्शन में उसने क्या कर रखा है, सेल्फ ऑक्युपाइड, और बाकी 50% पोर्शन में वो अपना बिजनेस करता है ना। अब तुम्हें खतरनाक बताता हूं, खतरनाक बात, हाउस प्रॉपर्टी में कितने मेहमान हैं, हाउस प्रॉपर्टी में कितने मेहमान हैं, सिर्फ 6 मेहमान। मतलब कितनी ही कैलकुलेशन है, सिर्फ 6, है ना। देखो कौन कौन सी, 4 लोग तो जीएवी के हैं, 4 लोग जीएवी के, समझ गए कौन कौन से, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। फिर अगला मेहमान हाउस प्रॉपर्टी का है म्युनिसिपल टैक्स पेड, कौन सा बाबू, म्युनिसिपल टैक्स पेड। और एक मेहमान कौन सा है, ब्याज, बस चेक कर लो। इसके अलावा पूरा हाउस प्रॉपर्टी में बताना कौन सी कैलकुलेशन की है तुमने, बताना भाई, कोई किए। तो पूरे हाउस प्रॉपर्टी में 6 ही लोग हैं बस, पूरे हाउस प्रॉपर्टी में मात्र 6 लोग हैं। फेयर रेंटल वैल्यू जब बताई जाएगी तो किसी कमरे की बताई जाएगी या पूरे घर की बताई जाएगी, तो फेयर रेंटल वैल्यू का तीर लगेगा दीवार पर। मतलब फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है 10,000, तो अब क्या करूंगा, इन तीनों में डिवाइड कर दो, कितने रुपए, 5,000, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू 20, पूरे घर की दीवार पर, है ना, 5,000, 5,000 और 10,000। स्टैंडर्ड रेंट 40, पूरे घर की दीवार पर लगेगा 10, 10, 20। मान लो एक्चुअल रेंट दे रखा है पूरे साल का 50,000 रुपए, ये घर की दीवार पे लगेगा, बोलो रे, क्या इसका तीर घर की दीवार पे लगेगा, नहीं निकम्मो नहीं। ये एक्चुअल रेंट सिर्फ किसका है, ये एक्चुअल रेंट लेट आउट का ही तो है, तो इसका तीर घर की दीवार पर नहीं लग सकता, इसलिए एक्चुअल रेंट दूंगा कहां पर,
पूरे के पूरे 50,000 इसमें और इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में रेंट थोड़ी मिल रहा होगा और मैं बिजनेस कर रहा हूं तो अपने आप से थोड़ी रेंट ले रहा हूंगा। ये खतरनाक बात। म्युनिसिपल टैक्स का तीर कहां लगेगा? घर की दीवार पर। मान लो म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 10,000, तो 2.5, 2.5, 5। ब्याज का तीर कहां लगेगा? वो भी तो पूरे घर का होगा, ठीक है ना। सेक्शन 24 मान लो वो दे रखा है 60,000, कितना आ जाएगा? 15, 15 और, समझ गए? तो जिनके तीर दीवार पे लगेंगे उनका रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसका तीर दीवार में नहीं जाता, जिसका कमरे में जाएगा, वो कौन है? उसका वहीं लिख देंगे बस। सर इस पोर्शन का क्या करेंगे? ये वाला जो पोर्शन है इसका हाउस प्रॉपर्टी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये कहां जाएगा? है ना, राइट। क्योंकि मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूं? दुकान चला रहा हूं। भाई ये मैंने किराए पे दे रखा, यहां मेरा खुद की क्या है? अब जब मेरा खुद का बिजनेस है तो फिर कहां जाएगा? पीजीपी। अगर मैं मकान किराए पे देता हूं, है ना, और वो किराए पे रेजिडेंशियल हाउस दे रहा हूं, तो वो रेंट कहां आता है? हाउस प्रॉपर्टी में आता है। अब वो किराए पे देना, रेजिडेंशियल हाउस किराए पे देना, मेरा बिजनेस हो या ना हो, वो किराया कहां जाएगा? तो मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था, याद रखना, 2 हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, कमर्शियल हाउस। रेजिडेंशियल हाउस आंख बंद करके हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी हो, चाहे वो किराए पे देने का बिजनेस हो चाहे किराए पे देने का बिजनेस ना हो, रेजिडेंशियल हाउस तो हाउस प्रॉपर्टी। कमर्शियल में क्या करना है? कमर्शियल में अगर तुम्हारा बिजनेस ही, धंधा ही है, हॉस्टल है तुम्हारा, तो फिर तो पीजीपी। और अगर कमर्शियल हाउस अगर तुम रेंट पे दे रहे हो और तुम्हारा वो धंधा नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी। यानी कमर्शियल के तो 2 तीर आए थे, लेकिन रेजिडेंशियल का कोई तीर नहीं था। लेकिन इस यहां पे मैं किराए पे नहीं दे रहा, यहां पे मेरा खुद का दुकान है। दुकान है तो दुकान कहां जाती है? तो ये तो पोर्शन में पीजीपी में ट्रीट करूंगा, और ये वाला पोर्शन में कहां टैक्सेबल करूंगा? हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस नंबर 2 के चांस बाबू ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है। अभी रुझे एक खतरनाक चीज और लिखवा रहा हूं, है ना। अब दोस्तों मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, और वो जो बात मैंने छुपाई है बहुत ही खतरनाक बात छुपा ली मैंने तुमसे। तो मैंने छुपाई है, झूठ नहीं बोला है। और गलत कहता हूं जब बोलते जब एग्जाम से पहले कॉल करके बताता, ये व्हाट्सएप करता, भाई एक बात छुपाई थी बताना भूल गया। तो कहते तुम कल पेपर है अब क्या बताना, अब तो छुपी रहने देते। है ना। वो बात भाई ये छुपाई है। तुम ये बताओ, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये कितने महीने के निकलते हैं? 12 महीने के। तो मैंने इसमें कुछ गलत नहीं बताया, छुपाई है इसमें एक बात। फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट 12 महीने के ही निकलते हैं, लेकिन इसमें एक झोल है। अगर मेरा घर ही बन के तैयार हुआ है, मान लो 1 जुलाई को, है ना, तो फेयर रेंटल वैल्यू क्या सरकार आके तुम्हें अप्रैल में बता देगी? क्योंकि अप्रैल में तो घर ही तैयार नहीं हुआ। क्या मई बता देगी? स्टैंडर्ड रेंट बता देगा वो, और ना म्युनिसिपल वैल्यू। ये सब तभी बताए जा सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली जब घर बन गया। तो ताई ने बोला कि सन ने कुछ झूठ नहीं बोला, बात सच बताइए, बस इसमें एक बात छुपाई थी जो आज बता रहा हूं मैं। वो खतरनाक बात है, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये कितने महीने के निकलते हैं? जर्नली ये 12 मंथ के कैलकुलेट करने होते हैं। लेकिन बाबू खतरनाक बात यह है, लेकिन अगर भाई घर ही मेरे सामने बनकर तैयार हुआ है, हाउस इज रेडी, है ना,
यानी हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है या हाउस बाय हुआ है मेरे अपने प्रीवियस ईयर में, तो क्या करना पड़ेगा? तो फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट कब के लेने पड़ेगा? हाउस बनने के बाद से लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा घर बन के तैयार हुआ 1 जुलाई को, अप्रैल मई जून 3 महीने नहीं था, तो फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट कितने महीने का लेना पड़ेगा? 9 महीने। और एक्चुअल रेंट भी उतने महीने का लेना पड़ेगा जितने महीने का एक्चुअल मिलेगा। सिर्फ ये एक इकलौता ऐसा केस है, और इस पे खतरा बना लेना, ये भाई एग्जाम में आ जाता है और बच्चा इसी में गलती करता है, क्योंकि बच्चा ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करता है? 12 महीने का लेता है और वहां एग्जाम में धप्पा हो जाएगा। तुम आइस पाइस नहीं कर पाओगे और वो धप्पा कर देंगे। क्वेश्चन में कहेगा हाउस कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 1 अगस्त, और बच्चा फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड कितने महीने का लिए बैठेगा? 12। वही क्वेश्चन गलत। जो फेयर रेंटल वैल्यू 9 महीने की लेनी है, तुम 12 लिए बैठोगे, क्योंकि तुमने रट लिया कि फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल सब कितने महीने के होते हैं? 12 के। एक्चुअली एक्चुअल का होता है। नहीं, यहां याद रखना भी बात, ये देख लेना घर कहीं मेरे साल में तो नहीं बन रहा, तो दिल गलती कर बैठा, गाना बज जाएगा पीछे, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं कराता हूं तुम्हें। टाइप 1 टाइप 2 दो ही तरह क्वेश्चन मिलेंगे, तीसरी कोई टाइप है नहीं हाउस प्रॉपर्टी में। सबसे छोटा एक्ट है, सबसे आसान क्वेश्चन है, और मैंने तुम्हें बता दिया वर्किंग नोट कैसे बनाना है। भाई 105 कर लेते हैं, इसकी डेट में अपडेट कर दे रहा हूं, इसको 16 कर लेते हैं और इसको 17 कर लेते हैं, बस। हालांकि मैंने सॉल्व कर रखा है, लेकिन अगर हम सॉल्व खुद से हाथ से करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, और भैया घर पे अब सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए हाउस प्रॉपर्टी के। पहले मुझे बता दो टाइप 1 है टाइप 2 है? टाइप 2 है। एक घर बड़ा पोर्शन। अब जब एक घर के बड़े पोर्शन में करना है तो मुझे उसके कितने पोर्शन है इसमें? 2 या 3 4? 2। तो देखो मैं वर्किंग नोट इसलिए तुम्हारे लिए बना देता हूं। बताओ भाई, 50-50% कर रहे हैं? 50% में क्या मजा ले रहा है वो? सॉरी 25%, 25% 75%, तो 25 और 75 में क्या कर रहा है वो? भैया मुझे केस बता दो। 16 12 महीने लेट आउट, वैकेंसी, सेल्फ ऑक्युपाइड 12 महीने, ये केस बता दो मुझे विद सेक्शन। बारह कितने महीने? फुल ईयर, यानी कि 12 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड। सेक्शन कौन सा हो गया? 23(2)A, या फिर क्या बैठेगा? 23(2)B। अगर वो खुद ही रह रहा है तो 23(2)A, और अगर ताला लगा के कहीं और रह रहा है तो 23(2)B। क्योंकि एग्जाम में केस याद नहीं रखना, एग्जाम में सेक्शन याद रखना। वो तो हमने केस बना रखे ना अपने नोट्स में, ताई ने केस नहीं बनाया। 25 में क्या मजे ले रहा है? शोलो। अगर 25 में शोलो है, सेक्शन कौन सा है? घर जाओ और 3 घंटे सोलो, 23(3). केस भी समझ में आ गया, केस भी समझ में आ गया, और जीएवी का फायदा मिल गया। अब पहले मैं अगर इसका ब्रेक डाउन कर लूं अमाउंट का, तो जीएवी निकालनी आसान हो जाएगी, है ना। अब मैंने तुम्हें बताया टाइप 2 आएगा, आंख मीच के 6 मेहमान लिख दो। कौन से 6 मेहमान? फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट। भाई फेयर रेंटल वैल्यू ढूंढ के बताओ।
क्वेश्चन में फेयर रेंटल वैल्यू दे रखी है? नहीं, चलो लिखवा देता हूँ, है ना, थोड़ा समझाने के लिए। तो उसमें लिख लो फेयर रेंटल वैल्यू 2800 पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, इसको थोड़ा अपडेट कर लो, फेयर रेंटल वैल्यू लिख लो 2800 पर मंथ। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है? नहीं, स्टैंडर्ड दे रखा तो उसे मान लेंगे नॉट एप्लीकेबल। अब बताओ फेयर रेंटल वैल्यू 2800 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 33,600 को बांट दो 25 इंटू 75 में, यानी कि 1:3 के रेशियो में बांट दो। और ये म्युनिसिपल वैल्यू अगर पर मंथ लिखा तो पूरे साल मानेंगे, तो यहां कितना लिख दूं? और यहां स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट का तीर तो इसमें जाएगा 16 में। 700 पर मंथ कितने महीने दिया है तुमने? लेट आउट इसमें 3 महीने 100 है या लो है? तो 16 में 3 महीने तो और 7 महीने, तो 7 महीने का किराया कितना हो गया? ओ सॉरी सॉरी, 3 और 9 तो आएगा, 3 और 9 तभी तो 12 होंगे, है ना। तो 700 इंटू 9, तो एक्चुअल रेंट आ गया, यहां तो आएगा नहीं, खुद को मैं रेंट देता ही नहीं हूं। म्युनिसिपल टैक्स पेड है, ड्यू है? ड्यू मत ले लियो दीदी, क्या लेना है? पेड। तो ड्यू को नहीं लेने का, ब्याज है या मुझे निकालना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, निकालो भाई। अबे ब्याज ही ना, हाउस प्रॉपर्टी में सवाल क्या है ये बताओ? जीएवी की कैलकुलेशन और ब्याज, तो पूछेगा क्या एग्जामिनर? फिर हाउस प्रॉपर्टी एग्जाम में आना ही क्यों है? 2 चीज निकालनी है, एक ब्याज और जीएवी। जीएवी तुम सीख ही गए निकालनी, अब लड्डू लड्डू क्वेश्चन आते हैं हाउस प्रॉपर्टी के। तो आज होश में क्वेश्चन कर लेना मॉड्यूल के एंड के। और भाई गलत मत निकालना, कल पूरे दिलो जान से क्वेश्चन कराया तो मैंने कई सारे। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेट ऑफ लोन से शुरू होता है, गृह प्रवेश के पहले वाले मार्च में खत्म होता है। इंटरेस्ट की ब्याज की रिडक्शन कब से शुरू होती है? निकालो, मैं नहीं निकालूंगा, तुम निकालोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम सही निकालोगे। मतलब अभी तक कुछ भी इंटरेस्ट होती है, लोन का पेमेंट नहीं, यानी अपने ईयर के एंड तक जितना लोन लिया उतना ही चल रहा है। बीच में अगर कुछ रीपे करता तो उस बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालते ना, फिर तो बैलेंस को कुछ निकालना ही नहीं है। जी कह रही है हमारी 9,000 है भाई। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मिला के बोल रही हो? प्री कंस्ट्रक्शन नील है, दीदी कह रही है प्री कंस्ट्रक्शन नील और प्रीवी अपने ईयर का 9,000 पक्का। प्री न्यू नील क्यों आ रहा है? अच्छा, अपने प्रीवियस ईयर तक 5 साल पूरे हो गए होंगे, सही बात। तो आखिरी क्वेश्चन जो था हमारा कल का, ये तो था जो तुमने गलती की थी, अपने ईयर तक अगर 5 साल पूरे हो गए तो फिर रिडक्शन नहीं देनी।
अच्छा अच्छा, नेगेटिव जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब हाँ, तो यानी कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इसमें है ही नहीं, मतलब देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, देयर इज नो प्री पीरियड, ये कहो। और अगर किसी क्वेश्चन में वो 5 साल पूरे हो जाए, जैसे कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन किया था, तो नीचे वर्किंग नोट डालना पड़ेगा, एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लोन अमाउंट ऑलरेडी कंप्लीटेड इन, मान लो 2023 में खत्म हो गया, 20 में खत्म हो गया, ऑलरेडी 5 ईयर ऑलरेडी कंप्लीट इन दैट ईयर, देयरफॉर नो डिडक्शन इन माई ईयर। और अगर यहां पे नेगेटिव आ रहा है तो यहां लिखना पड़ेगा इन द गिवन केस देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ये मैंने लिख दिया, 9000 को बांट दो भाई, 9000 का 75%, 2250, और 9000 का 75%, अब कुछ नहीं करना, अब सॉल्यूशन कर, चलो यही कर देता हूं, बताओ, बोलो भाई, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, नॉट एप्लीकेबल विच एवर इज लोअर, इसी को हम प्यार से बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, 8400 क्या बन गई। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं 16 सेक्शन 23(3) जीएवी एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जाम में अलग से बना देना, 8400। म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं है क्योंकि ड्यू था, एनएवी 8400, 30% ऑफ एनएवी और ब्याज, आंसर कितना आ गया मेरा, माइनस ही तो किया जी है ना। अब कौन सा पोर्शन रह गया, 75 क्या था मेरा, 12 महीने बाबू, 12 महीने लेटा हूं, 23 2 ए खुद रहना है ना, तो 12 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड खुद रहना ना। सेल्फ ऑक्युपाइड की एनएवी क्या होती है, नील, तो 30% ऑफ एनएवी भी क्या होगी, नील, लेकिन ब्याज का मजा मिलेगा, मिलेगा बाबू, मिलेगा कितना, ब्याज का मजा मिलेगा अगर वो क्या, अबे ओल्ड रिजीम में है, ये मत भूल जाना, ब्याज का मजा मिलेगा अगर वो, और आंसर कितना आ जाएगा। अब भाई तुम्हारी तो शादी हुई नहीं, उम्मीद है मुझे, लेकिन जिसकी किसी की शादी देखी हो तो जब मंडप पे नहीं बैठे दूल्हा दुल्हन दोनों के सर फोड़ देते हैं आपस में, हाँ टकराते हैं, देखा नहीं, अरे मतलब कुछ ऐसा होता है, मेरे भी फोड़े गए थे, मैं कह रहा क्या कर रहे हो, तो घर वाले कहने लगे फोड़ना तो है कल से, शुरुआत हम कर लेते हैं, ऐसे इनके सर फोड़ दो आपस में। फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर तुम बोलोगे लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 31, और ये लॉस तुम्हारा दूसरे हेड से क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, तुम इसको सैलरी से भी एडजस्ट कर सकते हो, कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम अदर हेड्स। नोट कर लिया। अब अगली मजेदार बात सुनो, समझे कैसे है क्वेश्चन। अब तुमने जब यहां लिख दिया कि दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना,
तो तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, सॉरी यहां लेट आउट लिख दिया, मेरा घर क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मुझे नहीं दी जाएगी अगर मैं ओल्ड रिजिम में हूं तो। ओल्ड रिजिम में नहीं हूं तो, है ना, नहीं में हूं तो। अच्छा, मेरा घर लेट आउट है, घर क्या है बाबू, घर है लेट आउट। अब घर लेट आउट है तो जीएवी आ गई, म्युनिसिपल टैक्स पेड आ गया, क्या आ गई, एनएवी आ गई, है ना। एनएवी में से क्या लेस कर दिया, ठीक है। सेक्शन 24 में मान लो डिडक्शन लेस कर दी, मान लो एनएवी आगे मान लो 1 लाख, तो 30% ये लेस कर दिया 30,000, और यहां पे फॉर एग्जांपल ब्याज आ रहा था 2 लाख का, तो यहां तुम्हारा आंसर माइनस में आ गया, माइनस के 1,30,000। अब तुम कह रहे हो इसको क्या कर दूंगा, अभी मैंने यहां से बताया तुम्हें। अब लेट आउट में अगर ये काम हो रहा है तो क्या करूंगा, दूसरे हेड से एडजस्ट कर दो। अगर मैं किस में हूं, ओल्ड में, तो ओल्ड में 31 क्या कर सकते हो, एडजस्ट फ्रॉम, बोलो, अदर हेड। और अगर मैं 115 बीएसी न्यू में हूं, तो दूसरे हेड जो है सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का, उससे एडजस्ट होगा, एडजस्टमेंट फ्रॉम अदर हेड नहीं होगा। एडजस्ट फ्रॉम अदर हेड नहीं होगा। अच्छा, ये पुरानी बात फिर से लिख देता हूं, अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 12 महीने, फिर एनएवी क्या आती है उसकी, नील, एनएवी नील आएगी ना। एनएवी नील आ गई, इसमें से 30% क्या आएगा, नील। और मान लो ब्याज दे रहा हूं मैं, जैसे मैंने यहां ब्याज दिया 6750 का, ठीक है। अब ये ब्याज, सेम बात, अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं तो क्या ये ब्याज घटाया जाएगा, नहीं घटाया जाएगा, बोलो। ब्याज की डिडक्शन अलाउड है। और अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में हूं तो ब्याज, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट नॉट अलाउड। इसलिए हमने याद किया था कि न्यू रिजिम में और न्यू रिजिम में, सेल्फ ऑक्युपाइड में, न्यू रिजिम में क्यों है घर पे इंटरेस्ट, है ना, तो वो इंटरेस्ट, ठीक है, क्या होगा, घटाया नहीं जाएगा। क्यों बात आ गई, क्यों है घर पे इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट घटाया नहीं जाएगा। इसलिए सेल्फ ऑक्युपाइड में, न्यू रिजिम में आंसर हमेशा क्या आएगा, नील। अब एबीसीडी में जाना, एबीसीडी में चेक करो, एल से क्या लिखा है, बस। एच से क्या लिखा है, एच से कहीं लिखा है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, हाँ। जी से देखना क्या लिखा है, घर का लॉस, ये रहा घर का लॉस। क्यू से क्या बना था, क्यू है घर पे इंटरेस्ट, और जी से क्या बना था, घर का लॉस। ये लिखी बात। अगर घर का फाइनल आंसर लॉस में आया है, घर का फाइनल आंसर लॉस में आया है,
तो ABCD वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है उस लॉस का मजा नहीं मिलेगा। उस लॉस का मजा ही क्या है? उस लॉस का मजा ही क्या है? दूसरे हेड से एडजस्ट करना। अच्छा, फिर इस लॉस का करूं क्या? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। डेड हो गया क्या बाबू? डेड हो गया क्या? नहीं, ताई ने बोला इसे डेड नहीं कर रही, नाराज मत हो भाई। इसे क्या कर लियो? अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर ले। अगले साल अगले साल हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लियो। ये जो लॉस है ये तू कैरी फॉरवर्ड कर कब? नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करियो किससे? ओनली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रॉफिट। मतलब ये बताओ, जब तुझे इसी साल किसी और हेड से एडजस्ट नहीं करने दिया तो अगले साल किसी और हेड से एडजस्ट कैसे कर लेगा? तो अगले साल क्या करना पड़ेगा? कहने का बस किसी और हेड से नहीं जा सकता। अगले साल हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट कमा और पिछले साल वाला भी क्या कर लियो? एडजस्ट कर लियो। जो भी तेरा फाइनल आंसर आएगा उसमें कह दियो एडजस्टेड लास्ट ईयर लॉस, मैं अलाउ कर दूंगी। तो भैया अगले साल जाके पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल, नॉर्मल जैसे निकालता है। उसमें निकालने का प्रॉफिट आया तो क्या कर दे? एडजस्ट कर दे। ठीक है भाई, ये है बारीकी बातें। बहुत ज्यादा जो एग्जाम में गलती करते हैं, बच्चा एग्जाम में यही गलती करता है जो मैंने आज तुम्हें लिखवाई है। न्यू में गलती करता है बच्चा, न्यू में भूल जा। ABCD तुम्हें याद नहीं रही भाई, तो कोई और बच्चा तो ABCD की तरह पढ़ भी नहीं रहा होगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ ABCD देख, ABCD देख। वो तो बच्चा उसी हेड में पढ़ लेता है ना। मतलब टीचर कहते थे कि भाई देखो इस हेड में, जैसे मैंने ये हेड पढ़ाया, अब मैंने बता दिया इस हेड में कितनी कितनी एडजस्टमेंट है? 2, हाउस प्रॉपर्टी के ब्याज की और हाउस प्रॉपर्टी के लॉस की। सैलरी में बता दी तो मैंने भैया कितनी एडजस्टमेंट है ना, 2 या 3 कि भैया डिडक्शन कितनी मिलेगी? फ्री मील नहीं मिलेगा। पर ABCD जितनी बार रिवाइज करोगे तो सारे हेड रिवाइज हो जाएंगे। समझ आएगा भैया बात? भाई 106 पढ़ना, टाइप 1 है टाइप 2 है? टाइप 1 2 घर दे रखे तो दोनों की क्या कर देनी है? अलग अलग कैलकुलेशन कर देनी है। ये क्वेश्चन बाबू किसका है? एक घर में वैकेंसी है, एक घर में वैकेंसी नहीं है, तो एक हो गया, दोनों लेट आउट है ना। तो H1 हो गया 23, एक वैकेंसी सी, और H2 हो गया 23, एक ए। 12 महीने लेट आउट, 12 महीने लेट आउट है ना। बोथ द अबव हाउसेज वर लेट आउट। ठीक है, अब ये जो दे रखी होती है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट, रेंट कलेक्शन चार्जेस, इनका कोई ट्रीटमेंट होता है? नहीं। ये सब किसमें इंक्लूड है? ये 30 में इंक्लूड है, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। सिंपल सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये बताना 107। भाई ये किसमें इंक्लूड है? तो क्या बोला? ये फैसिलिटी हो गई। फर्नीचर एक्सेसिटी क्या है बाबू? ये फैसिलिटी क्या करूंगा?
और कहाँ ले जाएं, लेस करें और अदर सोर्स में ले जाएं। तो मेरा यहां पर एक्चुअल रेंट कितना बना, 8,000 में से तीनों घटा दो, एक्चुअल रेंट कितना आया, 2200 रुपए पर मंथ। और अदर सोर्स की इनकम कितनी हो गई, 58, 57, तो हाउस प्रॉपर्टी में मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो कितना होगा, 2300। तो गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में, क्योंकि जीएवी निकालने के लिए क्या चाहिए, एक्चुअल रेंट गलत मत कर देना। अच्छा ये और बता दो भाई, इनका क्या होगा, रिपेयर इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा, कुछ भी नहीं है, 30% में ऑलरेडी है, बस सब निकल जाएगा सिंपल, बाकी कुछ है नहीं। फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनसिपल वैल्यू यही करना है बस, है ना, समझ गए। छोटी छोटी बातें, मैंने कहा ना हाउस प्रॉपर्टी बड़ा नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी में छोटी बातें बहुत सारी हैं, जैसे कि लोन के लिए लोन, कमीशन जो बताई आज, फैसिलिटी दे दी, फैसिलिटी भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो बच्चा घूम जाता है, या तो इसको भी वो किस में कर लेता है, 30% में, नहीं समझ में ना बात। बाकी निकालनी दो ही चीजें, एक जीएवी और एक ब्याज। बोलो भाई, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन 108 सॉल्व है, फिर भी एक बार डिस्कस कर देता हूं, तुम बताओ। जनरेटर क्या हो गया, क्या करना पड़ेगा, किसमें से, तो ये जनरेटर कहां जाएगा, अदर सोर्स, है ना। 3,000 रुपए किसके लिए, टोटल में कितने ले रहा हूं, तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हुआ, तो मेरा एक्चुअल रेंट हो गया इतने रुपए किराएदार, इतने रुपए उसने पे किए और टेनेंट ने पे किए म्युनिसिपल टैक्स। कौन से लेने हैं, ओन पे बाय, म्युनिसिपल टैक्स पे बाय, तो ओनर वाले लेना, किराएदार वाले मत लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इतना, तो इंटरेस्ट तो घटा देंगे, है ना। अब वो कह रहा है जनरेटर के रिपेयर चार्ज इतने हैं, फ्यूल चार्ज इतने हैं, है ना, तो ये कल सब कहां जाएंगे, अरे नालायक जनरेटर के हैं, तो ये सब कहां जाएंगे, और क्या, अरे नहीं दी, अरे भाई जनरेटर कहां आता है, अदर सोर्स, तो जनरेटर के खर्चे भी कहां जाएंगे, घर की रिपेयर, घर का पेंट, घर का ग्राउंड रेंट कहां आता है, हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके रिपेयर भी कहां जाएगा, गलती मत कर देना। ये देखो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जनरेटर और ये रिपेयर के पूरे साल के खर्चे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये आ गई, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ये आ गई, है ना, और पांचों हेड की इनकम जोड़ के एनटीआई ये आ गई। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, किसके साथ जोड़कर, अदर सोर्स के साथ। तो अगर एग्जाम में दो हेड जोड़ने पड़ेंगे तो एचपी प्लस अदर सोर्स ऐसे जोड़ेंगे, क्वेश्चन 108 की तरह, समझ गई बात। ये जीए भी देखोगे तो एक्सपेक्टेड एंड विच एवर इज हायर यही आएगा। बोलो भाई, तो हाउस प्रॉपर्टी में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, ब्याज भी निकाल के दे रखा है, ब्याज दे रखा है ये रहा 7,000, है ना, तो ब्याज इधर हमारा 7,000, जीए भी निकाल लोगे। इस क्वेश्चन में बताओ फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, तो क्या मान लेंगे, फेयर रेंटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, एनए और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज हायर लोअर, एनए और एक्चुअल रेंट कितना 37,000, विच एवर इज हायर 37,000 इंटू, और 37 में से कितने घटाते, 40 में से कितने घटा दिए थे, 3 किसके, तो जनरेटर कहां ले गया,
समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चा उलझा रहता है कि क्या नहीं सॉल्व हो रहा। यहां सॉपर्टी इतना टुच्चा टॉपिक है, फ्री के नंबर है, बच्चा क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा? क्योंकि इंटरेस्ट में तो कुछ है नहीं कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट तो फिक्स है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डेटा लोन से शुरू हो, गृह प्रवेश के पहले वाले कार्ड से खत्म हो, उसमें दो ही ट्रिक आएंगी, या तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा ही नहीं, या फिर होगा तो 5 साल खत्म हो गए होंगे, और 5 साल नहीं खत्म हो गए तुम लिख ही दोगे। झोल कहां करेगा? आईसीआई जीएवी में। जीएवी के तुम्हें केस पहचानने, जैसे हमने पहचाने सोलो और सेल्फ ऑक्युपाइड 12 महीने, क्वेश्चन नंबर 2 में वैकेंसी और 12 महीने लेट आउट, ऐसे केस पहचान लोगे। और झोल करेगा वो इसमें फैसिलिटी में, तो भाई फैसिलिटी में झोल करेगा वो। तो ये इसलिए 2 क्वेश्चन 107 और 108 फैसिलिटी के लिए दे रखे हैं तुम्हें, ताकि तुम्हें पता रहे जब रिवाइज करो तो मुझे याद रखना फैसिलिटी कहां ले जानी है, अदर सोर्स, और फैसिलिटी के खर्चे भी कहां ले जाने हैं, अदर सोर्स, है ना। तो 107 108 पे स्टार लगा लेना, रिवाइज करके जरूर जाना है ना। अब बाकी तुम सिंपल क्वेश्चन है, अब कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो अब इसके मैंने करा दिए मॉड्यूल क्वेश्चन करने हैं, अगली क्लास में पहले डाउट क्लास ले लेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब अगला एक्ट शुरू करेंगे। चलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।